जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बहुत दिनों से ये खबर चल रही है कि गौतम अडानी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र हैं और गुजरात के रहने वाले हैं, तो 4 गुजरात के निवासियों ने इस समय देश की राजनीति पे और आर्थिक जगत पे कब्जा कर रखा है। माननीय मोदी जी हैं, गुजरात के हैं। अमित शाह साहब हैं, गुजरात के हैं। गौतम अडानी साहब हैं, गुजरात के हैं। और अंबानी साहब हैं, गुजरात के। तो गुजरात के लोगों का प्रभुत्व है। लेकिन एक घटना ऐसी घटी है जिससे मैं सशंकित हूं और मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि वास्तविकता में इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, तो पहली 10 कंपनियों में अडानी ग्रुप की कंपनियों का कोई नाम नहीं था। और गौतम अडानी साहब एक बिजनेसमैन थे। 20-25 साल से बिजनेस में उनकी दखल थी। लेकिन जहां इन्फोसिस जैसी कंपनी की, टाटास की कंपनीज की, अंबानीज की कंपनीज की, गोयनकाज की कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों करोड़ों में होते थे, वहां पे अडानी जी की कंपनियों का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ होता था। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है एक कंपनी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है, उसको अगर मार्केट प्राइस से गुणा कर दिया जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 लाख करोड़ का है, मान लीजिए, और उसका प्राइस आज के तारीख में 1400 रुपए है, तो 18 लाख करोड़ को अगर 1400 रुपए से आप डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं, और उन शेयर्स में प्रमोटर्स के शेयर कितने हैं। उससे प्रमोटर की नेटवर्थ निकल आएगी, उसकी संपत्ति की कीमत निकल आएगी, छोटे इन्वेस्टर्स का कितना शेयर में पैसा लगा हुआ है वो निकल आएगा, एफआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का कितना है, म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज का कितना है, पूरा अगर आप उनके शेयर्स का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए टोटल 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, माने टोटल शेयर्स की वैल्यू जो मार्केट के अंदर हैं या प्रमोटर और मार्केट के पास है 18 लाख करोड़ है, और उसका 1/3 भाग मुकेश अंबानी साहब के पास है, इसका मतलब है करीब करीब 6 लाख करोड़ की मार्केट में रिलायंस के शेयर्स की वर्थ मुकेश अंबानी साहब की है। अच्छा, किसी भी कंपनी में 4 प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं। एक डायरेक्टर वो होता है जो प्रोमोटर डायरेक्टर होता है, जो कंपनी को शुरुआत करता है, और उसकी शेयर होल्डिंग 25% से नीचे नहीं हो सकती और 75% से ऊपर नहीं हो सकती, सेबी रूल्स के हिसाब से। इसके बाद कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रोमोटर डायरेक्टर हो उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, तो डायरेक्टर्स रखता है जो उन्हें तकनीकी राय देती। कुछ नॉमिनेट डायरेक्टर्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं अपने हितों की देखरेख करने के लिए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये लोग अपने डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, उनको नॉमिनेट डायरेक्टर कहते हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रावधान इसलिए बनाया गया था कि जो भी प्रोमोटर डायरेक्टर होगा या जो कंपनी में जिसके हित जुड़े होंगे, वो चीजों को छुपाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए ऐसे लोग डायरेक्टर होने चाहिए जो कंपनी से कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली न जुड़े हो। अब ये देखिए, गौतम अडानी साहब की जो आज कंपनियां हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 18-20 लाख करोड़ है, और एक समय तो ऐसा आया था कि विश्व के तीसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी साहब बन गए थे, जबकि बाकी हिंदुस्तान की जनता 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि गौतम अडानी साहब की कंपनियों का अचानक इतना तेज बढ़ना और बाकी देश की जनता का कमजोर होना और गरीब होना, इसके बीच में कोई ना कोई तारतम्य तो है। लेकिन परेशानी तब क्रिएट हुई जब यह पता चला कल
कि गौतम अडानी साहब ने अपनी जो 7-8 उनकी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से एक कंपनी अडानी पोर्ट से चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया। अच्छा, जो लोग आर्थिक जगत से या कॉरपोरेट वर्ल्ड से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है उनके लिए ये शायद उतनी महत्वपूर्ण घटना ना हो, लेकिन मेरे लिए है। अगर कोई आदमी डायरेक्टरशिप से या चेयरमैनशिप से रिजाइन करता है तो ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि आखिर उसने या कंपनी सेक्रेटरी रिजाइन कर दे या चाहे उसकी जो ऑडिट फर्म है वो रिजाइन कर दे, इसका माने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से उसने रिजिग्नेशन दिया, या कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा है कंपनी के ऊपर जिसकी वजह से वो अपने को कंपनी के कार्रवाई से अलग कर लेता है और कहता है कि भाई अब मेरा लेना देना नहीं, अगला जो आएगा वो निपटेगा। क्योंकि पुरानों पे तो आप केस चला नहीं सकते। हाँ, चला सकते हैं अगर कोर्ट में सिद्ध होता है कि जिस समय ये घटना घटी या कोई फ्रॉड हुआ उस समय वो आदमी देखरेख में था, ये कंपनी उसकी देखरेख में थी। और आप जानते ही हैं गौतम, ये अडानी पोर्ट पे किस किस प्रकार के प्रश्न उठे। ड्रग स्मगलिंग का भी प्रश्न उठा, इजराइल के अंदर जो हाइफा पोर्ट था उसके ऊपर ईरान ने जो अटैक किया उसका भी प्रश्न उठा। ये भी प्रश्न उठा कि देश देश के अंदर किस प्रकार से पोर्ट्स अडानी जी को दिलाए गए और अडानी पावर और अडानी पोर्ट, जिससे कि एक दूसरी कंपनी का फायदा किया जाए। लेकिन अचानक ये रिजिग्नेशन गौतम अडानी साहब का अडानी पोर्ट से होना, ये जरूर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की घटनाओं को और अडानी जी के प्रश्नों पे और जो अमेरिका के अंदर एससीसी एफबीआई केस चल रहा है उसके संदर्भ में ये घटना मामूली घटना नहीं है। और इससे अब ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये धुआं ऐसे ही नहीं उठ रहा है, मामला कहीं कोई गंभीर हो गया है और कुछ दिनों में हो सकता है इसका रहस्य उद्घाटन हो कि क्या अमेरिका के अंदर कोर्ट केसेस में कोई नई घटना घट रही है या कोई ऐसे तथ्य मिल गया है जिसकी वजह से यह रेजिग्नेशन हुआ है। हो सकता है मेरा केवल स्पेकुलेशन हो सकता है जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई दम हो, यह आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस पे निगाह रखने की आवश्यकता है कि गौतम अडानी साहब ने एक कंपनी जिसको बढ़ाने में, और अभी गौतम अडानी साहब की बहुत उम्र भी नहीं हुई है, हार्डली 60, तो अभी कोई सीनियर सिटीजन वाला मामला है भी नहीं, नई पीढ़ी को देने का मामला नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण कंपनी की चेयरमैनशिप रिजाइन करना कुछ प्रश्न चिन्ह उठाता है। प्रश्नों का जवाब कुछ दिनों में आशा है मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।